बच्चे को झूलते हुए देख रहे हैं, झूले की गति पर ध्यान दें। ये झूले की साम्यावस्था है और झूले की गति साम्यावस्था के दोनों ओर है। यह गति इस प्रकार की है कि एक निश्चित समय के बाद ये गति अपने को दोहराती है। ऐसी गति को जो एक निश्चित समय के बाद स्वयं को दोहराती है हम पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति कहते हैं। इस साम्यावस्था से जो हटाव है या स्थानांतरण है, उसका जो अधिकतम मान है उसको हम आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। साम्यावस्था से एक ओर जाकर फिर साम्यावस्था तक वापस आने, दूसरी ओर जाने और फिर साम्यावस्था तक लौटने को एक दोलन कहते हैं। एक दोलन में जो समय लगता है उसे दोलनकाल या पीरियोडिक टाइम कहा जाता है। यहाँ दो बच्चे एक साथ दो झूलों पर झूल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा अधिक आयाम के साथ झूल रहा है जबकि दूसरे बच्चे का आयाम बहुत कम है। देखना यह है कि क्या आयाम के कम या अधिक होने से आवर्तकाल पर, पीरियोडिक टाइम पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है। आइए अब प्रयोगशाला में आपको झूले का एक रूप दिखाएं। ये रूप पेंडुलम कहलाता है। इसमें एक बॉब या लटकन है जिसको एक धागे की मदद से दो कॉर्क के भागों के बीच में लटकाया गया है। इसका कारण ये है कि ये कॉर्क के इन दो भागों के बीच से निकलते ही स्वतंत्र हो जाएगा। यहाँ स्वतंत्र होने वाले बिंदु से इस लटकन के गुरुत्व केंद्र तक जो दूरी है उसको हम पेंडुलम की लंबाई कहते हैं। इस समय जिस अवस्था में ये लटका हुआ है उसे हम पेंडुलम की साम्यावस्था कहते हैं। इस साम्यावस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। यदि हम इसे इसकी साम्यावस्था से एक ओर विस्थापित करके छोड़ दें तो ये अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर गति करने लगता है। उसका कारण ये है कि जब हम इसे एक ओर विस्थापित करते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, लेकिन स्वतंत्र करते ही वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसके कारण ये अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर गति करने लगता है। इसका वेग जब ये अधिकतम विस्थापन वाली अवस्था में है तो उस समय इसका वेग शून्य होता है, किंतु साम्यावस्था से गुजरते हुए इसका वेग अधिकतम होता है। लेकिन साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसा आपको पहले बताया, ऐसी गति को जो निश्चित समय के बाद स्वयं को दोहराती है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इस पेंडुलम की गति भी आवर्त गति है। अपनी साम्यावस्था से एक ओर जाकर फिर साम्यावस्था पर आकर फिर दूसरी ओर जाकर जब ये अपनी साम्यावस्था में आता है तो ये अपना एक दोलन पूरा करता है। इस एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम एक दोलन काल या टाइम पीरियड कहते हैं। प्रयोगशाला में यह देखने के लिए कि आवर्तकाल आयाम पर निर्भर करता है या नहीं, हम अपने पेंडुलम के लिए 20 दोलनों का समय एक स्टॉपवॉच की सहायता से ज्ञात करेंगे। यह इस पेंडुलम की साम्यावस्था है। पहले हम आयाम कम लेंगे, उसके बाद हम आयाम को बढ़ाएंगे। एक, 2, 18, 19, 20। तो 20 दोलन का समय हुआ 42 सेकंड, अतः इसका आवर्तकाल हुआ 2.1 सेकंड। अब यही प्रयोग हम दूसरे आयामों के लिए दोहराएंगे। मैं दूसरे आयाम के लिए इस दोलन
को यहां से गति कराता हूं। अब फिर 20 दोलनों का समय इस स्टॉप वॉच की सहायता से ज्ञात करेंगे। 1 2 3 19 20। तो 20 दोलन का समय हम देखते हैं कि फिर ये लगभग 42 सेकंड है, अर्थात आवर्तकाल फिर वही 2.1 सेकंड आता है। इसी प्रकार अब एक अन्य आयाम के लिए हम इस प्रयोग को दोहराते हैं और 20 दोलनों का समय स्टॉप वॉच की सहायता से ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 5। हम फिर देखते हैं कि समय वही लगभग 42 सेकंड है। ध्यान रहे कि हमने यहां दोलक की लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। तो यदि दोलक की लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, केवल आयाम में परिवर्तन आए, तो दोलन काल पर कोई प्रभाव किसी प्रकार का नहीं पड़ता है। ये वही बात है जो आपने बच्चों को झूला झूलते समय देखी। चाहे पेंग छोटे हों चाहे पेंग बड़े हों, दोलन काल हमेशा वही रहता है और समय पर कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां दोनों झूलों पर बैठे हुए बच्चों के भार पर ध्यान दें। एक बच्चे का भार अधिक है जबकि दूसरे बच्चे का भार कम है। देखना यह है कि यदि बच्चों के भार में अंतर है तो क्या आवर्तकाल में भी अंतर आएगा। इन बातों को हम प्रयोगशाला में चलकर देखेंगे। ठीक है। इसके लिए हम 3 भिन्न भिन्न भार वाले बॉब लेते हैं और इन तीनों बॉब के लिए हम पहले प्रयोग की तरह 20-20 दोलनों का समय निकालेंगे। अब हम सबसे छोटे बॉब से प्रयोग आरंभ करते हैं और पहले की भांति 20 दोलनों का समय ज्ञात करेंगे। याद रहे कि हमको इस पेंडुलम की लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देना है और 20 दोलनों का समय स्टॉप वॉच की सहायता से ज्ञात करना है। 1 2 3 4। हम देखते हैं कि समय फिर वही लगभग 42 सेकंड है। अब मैं दूसरे बॉब के साथ प्रयोग करता हूं और उसी प्रकार से 20 दोलनों का समय ज्ञात करता हूं। 1 2 इस बार भी समय लगभग 42 सेकंड है। यही प्रयोग अब हम तीसरे बॉब के साथ करेंगे जो सबसे ज्यादा भारी है, अर्थात इसके लिए 20 दोलनों का समय ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस बार भी जो समय आया है वह लगभग 42 सेकंड है। तो इस तरह सिद्ध होता है कि हम यदि बॉब के भार में परिवर्तन कर दें तो बॉब के भार में परिवर्तन करने से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस झूलते हुए बच्चे के झूले की लंबाई पर ध्यान दें। अब एक दूसरे झूले पर देखें, यहां एक दूसरा बच्चा झूल रहा है। इस झूले की लंबाई पहले झूले की अपेक्षा कहीं अधिक है। देखना यह है कि क्या झूले की लंबाई बदलने से आवर्तकाल में कोई अंतर आता है। आइए प्रयोगशाला में अपने पेंडुलम की सहायता से हम इस बात को देखते हैं। यहां ये पेंडुलम वही है जिससे हम अब तक प्रयोग करते आए हैं, अर्थात इस पेंडुलम की लंबाई पहले जैसी ही है।
मैं एक बार फिर उन्हीं 20 दोलनों के लिए इसका समय ज्ञात करता हूं। समय वही लगभग 42 सेकंड। लंबाई मीटर पैमाने की सहायता से हम नाप रहे हैं, ये 94.7 सेंटीमीटर आती है। पेंडुलम की कुल लंबाई निकालने के लिए इस मीटर पैमाने से नापी गई दूरी में हम इस बॉब का अर्धव्यास जोड़ेंगे। अर्धव्यास जोड़ने के लिए हम इसका व्यास एक वर्नियर कैलिपर की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब इसका व्यास आता है 2.6 सेंटीमीटर और 7वां निशान कोइंसाइड कर रहा है, तो ये व्यास हो गया 2.67 सेंटीमीटर। इसका आधा इसका अर्धव्यास होगा, अर्थात 1.335 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर पैमाने से ली गई लंबाई में जोड़ते हैं और ये अब कुल लंबाई आती है 96.035 सेंटीमीटर। ये इस दोलक की कुल लंबाई है। पहले हमारा पेंडुलम यहाँ तक लंबाई रखता था, अब हमने उस लंबाई को कम करके यहाँ तक कर दिया है। इसको हम फिर एक बार मीटर पैमाने की सहायता से नापते हैं इस बॉब के हुक तक। बॉब के हुक तक ये लंबाई 80.4 सेंटीमीटर है। इस 80.4 सेंटीमीटर में यदि हम फिर इस बॉब का अर्धव्यास 1.335 सेंटीमीटर जोड़ दें तो अब इसकी कुल लंबाई हो जाती है 81.735 सेंटीमीटर। और इस लंबाई वाले पेंडुलम के लिए हम एक बार फिर से दोलन काल नापते हैं। इस बार ये समय लगभग आता है 38.5 सेकंड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम दोलक की लंबाई कम कर दें तो दोलक की लंबाई कम करने से उसका आवर्तकाल कम हो रहा है। एक बार इस प्रयोग को फिर दोहरा कर देखते हैं। अब ये पेंडुलम की तीसरी लंबाई है। इस लंबाई के लिए भी पहले की तरह हम मीटर पैमाने की सहायता से इस पेंडुलम की लंबाई बॉब के हुक तक ज्ञात करेंगे। बॉब के हुक तक ये लंबाई है 69.1 सेंटीमीटर। इस बॉब का अर्धव्यास 1.335 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, जिससे कि दोलक की कुल लंबाई हो जाती है 70.435 सेंटीमीटर। इस नए दोलक के लिए भी हम 20 दोलनों का समय ज्ञात करेंगे। ये समय 20 दोलनों का आया है 35.5 सेकंड। जैसे जैसे हमने दोलक की लंबाई कम की है वैसे वैसे ही 20 दोलनों का समय कम हो गया है, अर्थात दोलन काल कम हो गया है। तो हमने झूले पर जिन बच्चों को अलग अलग झूलते देखा था, अलग अलग लंबाई के झूलों पर अधिक लंबाई के लिए दोलन काल अधिक होगा, कम लंबाई के लिए दोलन काल कम होगा। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम पेंडुलम के आयाम में परिवर्तन कर दें तो उससे उसके दोलन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यदि हम इस दोलक के बॉब के भार में किसी प्रकार का परिवर्तन करें तो भी उसके दोलन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, यदि हम इसकी लंबाई में परिवर्तन करें तो लंबाई के कम करते चले जाने से उसका दोलन काल भी कम होता चला जाता है।
You just saw some children on a swing. A swing has got a special type of motion. A similar motion we could have in a laboratory using what we call a simple pendulum. A simple pendulum consists of a bob which is generally metallic, suspended with the help of a thread. The thread is supposed to be weightless, and we suspend it with the help of a cork. The cork is divided into two, and then this thread goes in between the two pieces of the cork. From this free end of the thread up to the center of gravity of the bob is called length of the simple pendulum. Now, in this position, when this bob is suspending like this, we say that the pendulum is in its mean position. Now, if we displace the pendulum to one end, you see that it begins to oscillate just like a swing. The maximum displacement of the bob from its mean position is called its amplitude. The motion of this pendulum in this situation, when it goes from its mean position to one side, then to the other side, and then comes back to its mean position, is called its one oscillation. The time of one oscillation of the pendulum is called its time period. This motion is a periodic motion which repeats itself again and again. When the pendulum is in its extreme position, then its energy is potential. When the bob comes to its mean position, then the energy becomes kinetic. In this way, the energy oscillates in between potential and kinetic, and the pendulum goes on oscillating. To see a relationship in between length of the pendulum and its time period, we shall make an experiment now. Let us suspend the pendulum like this and see what is the length of simple pendulum. To see the length of the simple pendulum, we can measure the distance of the thread from its free end up to the bottom of the hook with the help of a meter scale. And now here you see it is 83.3 centimeter. To find the actual length of the pendulum, we can measure the diameter of the bob with the help of a vernier caliper. Taking care of the zero error of the vernier caliper, we find that the diameter is 2.55 centimeters. Now, to find the total length of the simple pendulum, we have to add the radius of the bob in the length of the thread. Thus, the radius of the bob is now 1.275 centimeters plus 83.3, which becomes 84.575 centimeter in all. This is the length of the simple pendulum. We shall now see that for this length of the simple pendulum, what is the time period of the pendulum. The time taken for 20 oscillations with the help of a stopwatch. For this, I have marked here the mean position, and now I shall make this pendulum to swing. Now it is oscillating, and I shall count the time for 20 oscillations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20.
So the time taken is 37 seconds for 20 oscillations. Now we shall change the length of the pendulum. Let us make it a bit small. For this new change, we shall have in a similar way the time for 20 oscillations. One, 2, 3, 4. So now the time taken for 20 oscillations is 35 seconds. Let us measure the length also for the pendulum, and this length from the free end to the bottom of the hook is 74.4 centimeters. If we add the radius of the bob, which was 1.275 centimeters, then the total length of the pendulum becomes 75.675 centimeters. In a similar way, we can find the time for 20 oscillations keeping different lengths of the pendulum. You can see from the table that as the length of the pendulum decreases, the time period also goes on decreasing. You remember the children on swings. One child was having larger swing or a larger amplitude, while the other child was having a smaller amplitude. Now we would like to see in the laboratory, with the help of the simple pendulum, if a large amplitude or a small amplitude influences the time period of simple pendulum. Let us make the experiment. We shall have the pendulum oscillating with different amplitudes, and we shall again note down with the help of this stopwatch the period of oscillation for 20 oscillations. Now let us have first a smaller amplitude, say up to here. I start counting. 1, 2, 3, 4, we find here the time for 20 oscillations is 35 seconds. Without changing the length of the pendulum, I would like to change the amplitude of the oscillations and again measure the period of the pendulum. I start counting. 1, 2, 3, 19, 20. The time for 20 oscillations is 35 seconds again. Thus we find that if we change the amplitude, then there is no change in time period for the pendulum. In a similar way, we can repeat the observation for a number of amplitudes, and always we shall find the same result.
We recall once again the children on swings. There had been a child having heavy weight while the other child having a smaller weight. But in both cases, we could not see there exactly if the time period was same or not. We can do a similar experiment in the laboratory with the help of a simple pendulum by taking two bobs of different materials and of different size. I am replacing this brass bob by a lead bob which is smaller in size but is heavier. I am keeping the length of the pendulum same, and I shall find the time of oscillations for 20 oscillations again. I start counting 1, 2, 3, 4, 5. Again, for the same length of the pendulum, but with a different bob having different weight, different size, we find that the time for 20 oscillations is again 35 seconds. Keeping the length of the simple pendulum same, but replacing which is having a heavier weight but smaller size, I shall repeat the same experiment. That is, I shall find the time for 20 oscillations. I start counting 1, 2, 3, 4, 5. Again, for the same length of the pendulum, but with a different bob having different weight, different size, we find that the time for 20 oscillations is again 35 seconds. Thus, we see that even if we change the size and the weight of the bob, the time period does not change. In this way, by performing experiments with a simple pendulum, we find that the time period of a simple pendulum depends upon its length. If length decreases, then the time period also decreases. On the other hand, if we change the amplitude of oscillation, then the time period does not change, whatever the amplitude may be. Of course, the amplitude must not be very large. And finally, we saw that if we replace bob of a particular material by another bob of a different material having a different size and a different weight, even then the time period of the simple pendulum does not change if the length of the pendulum is kept constant.